नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एसपी टीजीटी कमीशन 2025 के लिए जीके का पाठ 66 लेके आ चुका हूँ। पाठ 66 का जो पहला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक गहराई वाला महासागर है। देखिए अगर बात की जाए सर्वाधिक गहराई वाले महासागर की तो है प्रशांत महासागर। तो प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे गहरा और सबसे बड़ा महासागर है, इस बात को आपने याद रखना है। देखिए पैसिफिक ओशियन जिसको प्रशांत महासागर के नाम से जाना जाता है। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि जो प्रशांत महासागर है उसका आकार कैसा है। तो प्रशांत महासागर का जो आकार है वो त्रिभुजाकार है, ट्रायंगल शेप है। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि पृथ्वी के कितने एरिया में फैला हुआ है। तो ये पृथ्वी के 1/3 एरिया में 1/3 भाग पर फैला हुआ है। और टोटल जो ओशियन है दुनिया के अंदर कुल महासागर कितने, पाँच महासागरों का 60% एरिया पे कौन सा महासागर फैला है। तो अकेले प्रशांत महासागर फैला है। और दुनिया के 1/3 बोले तो 33% हिस्से पे कौन सा महासागर फैला हुआ है, प्रशांत महासागर फैला हुआ है। प्रशांत महासागर की बात करें, ये दुनिया का सबसे गहरा महासागर है। आपने क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया। अब क्यों गहरा है, क्योंकि इसी महासागर में दुनिया की सबसे गहरी गर्त होती है जिसको आप ट्रेंच कहते हैं। दुनिया की जो विश्व की सबसे गहरी गर्त है वो प्रशांत महासागर में है, जिसका नाम है मारियाना गर्त। अच्छा, मारियाना गर्त दुनिया की विश्व की सबसे गहरी गर्त है, सबसे गहरी ट्रेंच है। इसकी गहराई कितनी है, ये कितनी डिपेस्ट है, तो यह 11,022 मीटर। कई किताबों में 11,022 मीटर, इसको अगर फिट में देखा जाए तो ये 36,000 फीट के आसपास है। तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है। अच्छा, हर महासागर में द्वीप होता है। द्वीप होता है जो चारों ओर से पानी से घिरा होता है। ऐसा भूमि स्थल जो चारों ओर से पानी से घिरा होता है उसको द्वीप बोलते हैं, आइलैंड बोलते हैं। तो प्रशांत महासागर का हर महासागर में एक द्वीप होता है। और प्रशांत महासागर का जो सबसे बड़ा द्वीप है उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है पपुआ न्यू गिनी। ये क्वेश्चन आपसे परीक्षाओं में सीधा पूछा जाएगा कि पपुआ न्यू गिनी क्या है। तो पपुआ न्यू गिनी जो है प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। अच्छा, अगर बात करें, अगर आप भी टीजीटी कमीशन की तैयारी कर रहे हो और आप भी अपना टीजीटी कमीशन क्वालिफाई करना चाहते हो, क्योंकि बहुत अच्छे लेवल पे इस बार कंपटीशन रहने वाला है, तो आप हमसे कोचिंग ले सकते हैं मात्र और मात्र 499 रुपीज़ में। हम दे रहे हैं आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेज। हमारी लाइव क्लासेज आपको सेम मोड में रिकॉर्डेड भी मिलने वाली है। तो अगर आप हमारे बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे 7876145409, यहाँ पर आपके लिए 11 सब्जेक्ट रहने वाले। इन 11 सब्जेक्ट को हम बहुत डिटेल से आपको पढ़ा रहे हैं। तो अगर आप हमारे बैचेस के साथ जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिएगा 7876145409। अच्छा, प्रशांत महासागर की बात हो रही है, एक क्वेश्चन और परीक्षा में बन सकता है कि आप ऐसा क्वेश्चन बताइए कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है वो सक्रिय ज्वालामुखी है। तो सक्रिय ज्वालामुखी जो सबसे ज़्यादा है वो भी आपके प्रशांत महासागर में, इसीलिए इस महासागर को कई बार जो है वो रिंग्स ऑफ फायर, अग्निवलय भी कहते हैं। तो अग्निवलय के नाम से जाने जाने वाला महासागर, तो रिंग्स ऑफ फायर के नाम से किस महासागर को जाना जाता है, तो रिंग्स ऑफ फायर के नाम से प्रशांत महासागर को जाना जाता है। इस बात को आपने याद रखना है, भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन परीक्षा में आया है। इसको अग्निवलय हिंदी में और अंग्रेजी वाले इसको रिंग्स ऑफ फायर भी कह सकते हैं। अच्छा, दुनिया का दूसरे की भी बात कर लेते हैं। तो विश्व का दूसरा जो सबसे बड़ा महासागर है वो है आपका अटलांटिक महासागर। सर, अटलांटिक महासागर से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अटलांटिक महासागर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा और दूसरा सबसे गहरा महासागर है। अगर बात करें पैसिफिक ओशियन की, तो इसका जो आकार था वो था आपका ट्रायंगल शेप। इसकी जो शेप है वो एस शेप। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो अटलांटिक ओशियन है इसकी शेप कैसी है। तो इसकी शेप जो है वो एस है। और ये सबसे ज़्यादा सैलिनिटी वाला ओशियन है, सबसे ज़्यादा लवणता वाला महासागर। इसकी लवणता की अगर बात करूँ तो 35% तक ये लवणीय है। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप किस महासागर में आता है। जैसे कि हमने पढ़ा, प्रशांत महासागर में एक द्वीप आता है जिसका नाम है पपुआ न्यू गिनी, जो कि खाली प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। लेकिन अगर बात करें आपकी दुनिया के सबसे बड़े द्वीप की, जिसका नाम है ग्रीनलैंड, ये पड़ता है आपके किस महासागर में, अटलांटिक महासागर। तो अटलांटिक महासागर में ही पड़ता है ग्रीनलैंड, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। इस बात को आपने याद रखना है। और अगर बात करें अटलांटिक महासागर की, 2 ही महासागर यहाँ से देखने वाले हैं, ज़्यादा कुछ नहीं देखेंगे। और आगे जब महासागरों का क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से कवर कर देंगे। अच्छा, अटलांटिक महासागर की बात करें तो इसकी जो सबसे गहरी गर्त है, हर महासागर में गर्त होती है। तो अटलांटिक महासागर की जो सबसे गहरी गर्त है उसका नाम है प्यूर्टो रिको। क्या नाम है, प्यूर्टो रिको। याद रखना है, क्या नाम है,
प्यूर्टो रिको जो है वो अटलांटिक महासागर की सबसे गहरी गर्त है। हमारा पेन थोड़ा सा यहाँ पर पेन हमारे पास नहीं है तो हाथ से लिखना होता है, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूँगा। और एक टेलीग्राफिक पठार है। टेलीग्राफिक पठार कहाँ पर है? तो टेलीग्राफिक पठार के नाम से किस पठार को जाना जाता है, किस महासागर को जाना जाता है? तो जो टेलीग्राफिक पठार है वो भी यहीं पर पड़ता है, अटलांटिक महासागर में। और व्यापारिक दृष्टि से दुनिया का सबसे व्यस्त महासागर, ऐसे क्वेश्चन कमीशन में आएंगे। तो व्यापारिक दृष्टि से दुनिया का सबसे व्यस्त महासागर भी आपका अटलांटिक महासागर है। इसको अंध महासागर भी कहीं ना कहीं कहा जाता है। एक बरमुंडा त्रिकोण है जिसको बोलते हैं डेविल्स ट्रायंगल, वो कहाँ पड़ता है? तो वो भी अटलांटिक महासागर में ही पड़ता है। हिंद महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा है, आर्कटिक सबसे छोटा है, 5वें नंबर पे आता है। ये बात आपको याद रखनी है। बहुत ज़्यादा हमने इसके बारे में देख लिया, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बड़ा सीधा क्वेश्चन था कि आकाश में वापस जाने वाली विकिरण की परावर्तित मात्रा कहलाती है। देखिए ऐसे क्वेश्चन बहुत कम परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं, लेकिन कमीशन की जो परीक्षा होने वाली है वो बहुत अच्छे लेवल की परीक्षा है। अगर आप हमारे बैचेस के साथ जुड़ रहे हो तो बहुत कुछ सीखने को वहाँ पे मिलने वाला है। मैं अपने बैच उन लोगों के लिए बनाए हैं जो मिडिल क्लास फैमिली से जो है वो है, जो 2-2, 3-3 हज़ार, 5-5 हज़ार जो फीस एक साथ नहीं भर सकते, वो 499 कोई भी फीस भर सकता है। इसीलिए मेरा एक ही मकसद है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी इस कोचिंग को, इस मुहिम को पहुँचाऊँ कि वो कम से कम पैसों में जो है वो पढ़ सकते हैं और अच्छी से अच्छी कोचिंग कम पैसों में पा सकते हैं। अच्छा, सूर्य से आने वाली जो प्रकाश है, वो आकाश में वापस जाने वाली जो रिफ्लेक्ट होकर जो रेडिएशन जो है वो वापस जाती है, परावर्तित होकर जो जाती है विकिरण, उसको क्या कहते हैं? पृथ्वी का एल्बिडो। मान लो कि सूर्य से आ रहा है प्रकाश और फिर वापस जा रहा है पृथ्वी से टकराकर, तो उसको क्या कहेंगे? पृथ्वी का एल्बिडो। देखो कभी कभार एल्बिडो पृथ्वी ना देकर एल्बिडो भी खाली होता है, तो याद रखना आकाश में वापस जाने वाली विकिरण जो परावर्तित होकर परावर्तित जो मात्रा कहलाती है, जो रिफ्लेक्ट होकर जो बैक होती है स्पेस में, उसको कहते हैं एल्बिडो। अच्छा, एल्बिडो के बारे में आप आज सुन रहे हैं, ये रिफ्लेक्ट होकर वापस जाता है, सूर्य से आता है जो प्रकाश आता है, फिर इसका मान कहाँ से कहाँ तक होता है? तो एल्बिडो की बात करें तो ये 0 से 1 इसका मान होता है। देखिए अगर मैं एल्बिडो की बात करता हूँ, ये मतलब एक परावर्तित सूर्य के प्रकाश का ही एक अंश है। इस बात को जो सतह से परावर्तित होकर मतलब सूर्य के प्रकाश का एक अंत है। मतलब कि 0 किसका होता है? तो 0 से 1 ही होता है। 0 का मतलब है कि जब कोई भी प्रकाश परावर्तित नहीं होगा, रिफ्लेक्ट नहीं होगा, तो उसको बोलेंगे 0 एल्बिडो। लेकिन जब यहाँ पर 1 का मतलब होता है, 0 से 1 का मतलब है अगर 1 पूरा हो तो मतलब कि सारा का सारा प्रकाश क्या हो गया है? परावर्तित हो गया है। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एल्बिडो शब्द कहाँ से आया है? तो एल्बिडो शब्द जो है वो लैटिन भाषा के शब्द अल्बस, कहाँ से आया है? अल्बस से आया है, जिसका अर्थ होता है सफ़ेद। ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि एल्बिडो का अर्थ क्या होता है? सफ़ेद। पहले तो आपको यही पता नहीं था कि एल्बिडो क्या था। तो एल्बिडो ये चीज़ थी कि जो सूर्य से प्रकाश आ रहा था, सतह पर पड़ रहा था, फिर रिफ्लेक्ट होकर वापस जा रहा था, उसको एल्बिडो बोला। इसका मान 0 से 1 तक होता है। एल्बिडो 2 प्रकार के होते हैं, मतलब इसके मुख्य 2 प्रकार होते हैं। एक स्थलीय एल्बिडो होता है, दूसरा खगोलीय एल्बिडो होता है। दोनों आपको याद रखने मोस्ट होते हैं। एक एस्ट्रोनॉमिकल होते हैं, दूसरे टेरेस्ट्रियल एल्बिडो होते हैं। दोनों इंपॉर्टेंट है और दोनों ही परीक्षा में पूछे जाते हैं। मतलब कि स्थलीय एल्बिडो वो एल्बिडो होते हैं जो कि जैसे कि जो सतहों के प्रकार पे होते हैं, जैसे कि बर्फ़, पानी, पेड़, मिट्टी पर जो निर्भर करते हैं, उनको बोलते हैं स्थलीय एल्बिडो। और जो आपके जैसे खगोलीय पिंड, क्षुद्र ग्रह या अन्य पिंडों पर जो हमारे जो माप के परावर्तक होते हैं, उनको उनको कहेंगे खगोलीय एल्बिडो। तो एल्बिडो के बारे में आपने जाना। अच्छा, सूर्य से आती है एक यूवी रेजिस। यूवी रेजिस बोले तो अल्ट्रा वायलेट रेंजेस बोले भैया, सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणें, तो आपने सुना होगा अल्ट्रा वायलेट रेंजेस। देखिए अल्ट्रा वायलेट जो रेंज होती है, ये सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणें होती है। ये क्या करती है? तो ये अगर ये पृथ्वी पे आ जाती है तो इससे जो है आपको जो है वो त्वचा से जैसे बड़ी बड़ी बीमारी, कैंसर जैसी बीमारी भी हो सकती है। तो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को जो है वो परावर्तित करती है कौन सी? ओजोन लेयर। ओजोन लेयर कहाँ पाई जाती है? तो ओजोन लेयर समताप मंडल में पाई जाती है। इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ओजोन परत बहुत इंपॉर्टेंट है। ओजोन परत बोले तो O3 स्ट्रेटोस्फीयर समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत की मोटाई को नापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो डॉप्सन इकाई। तो ओजोन परत की मोटाई को नापने के लिए एक डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। सर इस बात को आपने याद रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अप्रॉक्स ओजोन लेयर कहाँ से कहाँ तक? ये पृथ्वी है तो ये कम से कम 15 से
35 किलोमीटर के बीच में होती है, 15 से ऊपर ही होती है ओजोन लेयर। इससे मतलब कि समताप मंडल में तो 18 से ऊपर ही मिलने वाली है ओजोन लेयर। ओजोन लेयर पे जो है वो छिद्र देखा गया था, और इस पे छिद्र देखने के कारण ओजोन के लिए एक सम्मेलन बुलाया गया। सबसे पहले 1985 में ओजोन के संरक्षण के लिए एक वियना कन्वेंशन। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओजोन के संरक्षण के लिए वियना कन्वेंशन कब हुआ, तो इनको अपने कॉपी में लिख लेना है। वियना कन्वेंशन, मेरे पास पेन बढ़िया वाला नहीं है, मैं हाथ से लिखता हूँ, इसीलिए मेरी बहन एक कोई बोल रही थी कि सर थोड़ा सा आराम से लिख लीजिए, समझ नहीं आ रहा है, तो ये लिख नहीं रहा हूँ मैं, बस बोल के आप सुन ले। वियना कन्वेंशन मैं आपको समझा रहा हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अच्छे से लिख सकूँ। तो 1985 में एक वियना कन्वेंशन हुआ था, और उसी वियना कन्वेंशन में ये ओजोन के संरक्षण के लिए होता है, क्योंकि ओजोन लेयर को अगर नष्ट होगी तो फिर ये पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पे आ जाएगी, जिससे पृथ्वी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद एक मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल हुआ, जो कि कनाडा में होता है। मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल, यहाँ पर जो ओजोन परत को जो यहाँ पे नुकसान पहुँचाते उसकी बात की गई। तो ओजोन परत की समझौते के लिए एक वैश्विक समझौता होता है। बाद में जो मॉनिट्रियल सम्मेलन है, ये होता कब है, ये होता है 16 सितंबर। ये क्वेश्चन आता है मॉनिट्रियल सम्मेलन कब हुआ, तो 16 सितंबर 1987। लेकिन ये समझौता जो लागू हुआ था वो 1 जनवरी, तो मॉनिट्रियल जो समझौता लागू हुआ था वो 1 जनवरी 1989 को हुआ था। और याद रखना 16 सितंबर को ओजोन डे के रूप में भी मनाया जाता है। मतलब सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने ज़्यादा इन क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ोगे उतने ज़्यादा ये चीज़ें आपको क्लियर होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है कि जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है। मतलब जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है वेटिकन, सबसे छोटा देश सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। बहुत छोटा है, आप इसको देश भी नहीं मान सकते, लेकिन ये देश है। तो दुनिया का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी। ये तो बेसिक क्वेश्चन है। कितने लोग जो है वो वेटिकन सिटी में, आबादी अगर देखूँ तो विकिपीडिया के मुताबिक यहाँ पे 800 के आसपास लोग रहते हैं। कई विकिपीडिया ऐसे बोलते हैं कि यहाँ पर जो है वो 500 लोग रहते हैं, 496 लोग रहते हैं। तो ये विकिपीडिया के अनुसार है, लिए आपसे इतना अंदर जाके नहीं पूछेगा। 800 लोग रहते हैं, ये आप जरूर याद रखना, अप्रॉक्स रहते हैं। ये विश्व का सबसे छोटा देश है जनसंख्या की दृष्टि से, और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी दुनिया का सबसे छोटा देश है आपका वेटिकन सिटी। और वेटिकन सिटी में जो है वो रोमन कैथोलिक जो है वो चर्च का यहाँ पर जो है वो मुख्यालय है। याद रखना वेटिकन सिटी कहाँ है, और एक रोमन कैथोलिक। और ये रोम जो है इटली से ये बाद में अलग हुआ था, आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और अच्छा, क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश, ये सबको आता है, लेकिन कभी आपने ये गौर किया है कि रूस का क्षेत्रफल कितना है। कमीशन में ऐसे क्वेश्चन ही आएंगे। आप ये बताइए, रूस दुनिया का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है, उसका क्षेत्रफल कितना है। तो रूस का क्षेत्रफल है 17,75,04,00 वर्ग किलोमीटर। क्या बोलेंगे, ये 17 लाख नहीं है, ये है 1,07,00,000। तो ये आपको याद रखना है कितना है। तो ये है आपका, यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो ये आपका 1,07,75,400 वर्ग किलोमीटर है। ये आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये रूस का टोटल है, 1,07,75,400 वर्ग किलोमीटर एरिया में रूस फैला है। क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश है। एक तो मैंने आपको ट्रिक दिया है, रुक चीन अब आ भारत, रुक चीन अब आ भारत। ये है आपके क्षेत्रफल की दृष्टि से याद करने के लिए देश। कैसे कैसे करने हैं, रुक से बनेगा रूस पहले नंबर पे, दूसरे पे क से कनाडा, तीसरे पे चीन, अब से चौथे पे अमेरिका, और पांचवें पे ब्राज़ील, और छठे पे आपका ऑस्ट्रेलिया आता है, और सातवें पे भारत आता है। क्या आपने कभी गौर किया कि आठवें पे कौन आता है? तो हो सकता है कि इस बार 8वां 9वां 10वां 10 तक याद करना है कमीशन के लिए। तो 10वें नंबर पे अर्जेंटीना आता है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो 8वें नंबर पे आता है अर्जेंटीना, फिर आता है कजाकिस्तान, फिर आता है अल्जीरिया। तो ये सारे आपको याद रखने हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और बहुत इंटरेस्टिंग से मैंने इस क्वेश्चन को इंटरेस्ट के साथ बनाया है। तो इस क्वेश्चन को आप जरूर याद करेंगे कि पैलोजिक मछलियाँ कहाँ पाई जाती है। एक पैलोजिक मछलियाँ है, और ये कहाँ पाई जाती है, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। तो अगर पैलोजिक मछलियों की बात करें तो ये पाई जाती है उन्मुक्त महासागर में, बड़े महासागर में। अच्छा, बड़े महासागर में आपकी जो पैलोजिक मछलियाँ हैं वो सर पाई जाती है। अच्छा, पैलोजिक मछलियाँ तो आपकी बड़े महासागरों में पाई जाती है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में भी मछलियों की अगर आप बात करें तो हिमाचल प्रदेश का द्योली फ़िश फार्म, जो कि बिलासपुर में पड़ता है, बहुत फेमस है। द्योली फ़िश फार्म अलीखंड के किनारे स्थित है, और यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। द्योली फ़िश फार्म में जो है वो कैसी मछलियाँ पाई जाती है, अलीखंड के किनारे है आपका जो द्योली फ़िश फार्म है। ये कहाँ पर है, द्योली फ़िश फार्म में बिलासपुर में, एशिया का सबसे बड़ा मत्स्य पालन केंद्र है।
ये 1960 के आसपास बना था, 61-62 के आसपास, लेकिन 60 में यहाँ पे कार्य शुरू हो गया था। अलीगढ़ का जो पानी है वो यहाँ पे लाया गया है इस फिश फार्म के लिए, और यहाँ पर कार्प्स मछली की पाई जाती है। कैसी? कार्प्स किस्म की मछली फार्म यहाँ पे पाई जाती है, इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, अगर बात करें भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव की, तो भारत की जो राष्ट्रीय जलीय जीव है, और हिमाचल में एक ट्राउट मछली है, और हिमाचल में जो ट्राउट मछली लाई है वो कहीं ना कहीं नॉर्वे देश से भी वो लाई गई है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नॉर्वे का बहुत बड़ा हाथ रहा है हिमाचल में की ट्राउट मछलियों में। अगर बात करता हूँ मैं भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव की, तो भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव है गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन। और गंगा डॉल्फिन की बात करें, इसको प्लेंटिनिस्टा गेंकेटिका, तो प्लेंटिनिस्टा गेंकेटिका इसको कहते हैं। और इसको जो है भारत की सरकार ने वैसे तो 4 अक्टूबर 2009 को मनमोहन सिंह जी की सरकार ने इसको निर्णय लेके घोषित कर दिया था, लेकिन अगर इसको देखा जाए तो 18 मई 2010 के आसपास इसको लागू भी किया गया था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लेकिन इसको घोषित कर दिया था 4 अक्टूबर 2009। तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव, और इसका नाम है प्लेंटिनिस्टा गेंकेटिका इसका, और इसको गंगा का बाघ भी कहते हैं। गंगा का बाघ, तो गंगा का बाघ क्वेश्चन आ सकता है किसको कहते हैं, कथन आ सकता है कि कथन एक बताइए कि प्लांटिनिस्टा गेंकेटिका भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव का नाम है। दूसरा ऑप्शन आ सकता है इसको गंगा का बाघ निम्नलिखित में से कहा गया है। इसकी खोज तो 1801 में हुई थी। और असम का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है वो भी गंगा डॉल्फिन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि मछली कहाँ से सांस लेती है, तो मछली जो है अपने गलफड़ों से सांस लेती है, इस बात को भी आपने याद रखना है। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इन क्वेश्चन को बिल्कुल भी आप हल्के में ना लें। हिमाचल प्रदेश में जो ट्राउट मछली के जो फॉर्म है वो कहाँ कहाँ पर है, तो एक है आपका पतली हुल। पतली हुल कहाँ पड़ता है, ये कुल्लू में है, ये ब्यास नदी पर है, और इसको बहुत पहले 1909 के आसपास बनाया गया। तो पतली हुल में क्या है, तो पतली हुल में आपका जो है वो हिमाचल प्रदेश का ट्राउट मछली फॉर्म है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश में मछलियों की जो नस्लें होती है, चाहे एक्जोटिक ट्राउट है, माशिर है, स्नो ट्राउट है, आपका मिरर कार्प्स है, ये सारी की सारी मछलियाँ जो है वो कहाँ पाई जाती है, तो ये हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल में 1909 में जो है वो एम एल होगेल, क्या नाम है, श्री एम एल होगेल के द्वारा ट्राउट मछली का जो है वो पालन शुरू किया गया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये भी पूछा जाता है कि हिमाचल में कब ट्राउट मछली का जो है वो पालन शुरू किया था, वो ये किया गया था 1909 में। किसने किया था, ये किया था एम एल होगेल, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट नाम है, परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। और मछली पालक विकास संस्था जो हिमाचल प्रदेश में वो कहाँ पर है, ये ऊना में है। तो मछली पालक विकास संस्था जरूर याद रखें, हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में ये है, निवास करती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वंस मोर रिपीटेड क्वेश्चन कि विश्व में चांदी का उत्पादक कौन सा देश है, तो विश्व में जो चांदी का उत्पादक देश है वो कौन सा है, तो विश्व में चांदी का जो उत्पादक देश है तो वह है मैक्सिको। मैक्सिको जो है वो विश्व में चांदी का उत्पादन देश है, इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और अगर मैक्सिको की बात करें तो मैक्सिको तो विश्व में है, लेकिन भारत में चांदी का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है, तो राजस्थान। राजस्थान की बात करें मित्रों, तो राजस्थान को चांदी का राजा भी कहा जाता है, क्योंकि राजस्थान में जो भारत में बहुत ज़्यादा चांदी का उत्पादन हो जाता है। राजस्थान की जो है वो उदयपुर में जो है चांदी की सबसे बड़ी खान भी है, जावर की खानें आपने सुना होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मतलब राजस्थान में बहुत सारा चांदी का उत्पादन होता है। अब इस बार तो चांदी पूछा था, अगली बार पूछेगा कि सोना कहाँ पे दुनिया में सबसे ज़्यादा होता है, तो सोना जो है वो चीन में होता है सबसे ज़्यादा। चीन के बाद आपका रूस है, ऑस्ट्रेलिया है, ये सारे देशों में यहाँ पे चांदी के बाद सोना यहाँ पे चीन में पाया जाता है, इसलिए चीन यहाँ पे टेक्नोलॉजी में सबसे आगे। अच्छा, गन्ना बहुत बार चर्चित होता है कि गन्ने में सबसे पहला स्थान किस है, तो गन्ने में सबसे पहला स्थान ब्राज़ील का है, और दूसरे स्थान पे आपका कौन आता है, भारत। तो पहले स्थान पे आपका ब्राज़ील आता है, दूसरे स्थान पे आपका भारत आता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से भी क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। और भारत में सबसे ज़्यादा गन्ना कहाँ होता है, तो भारत में सबसे ज़्यादा गन्ना जो होता है वो आप सभी लोग जानते हैं कि यूपी में भारत में सबसे ज़्यादा गन्ना देखने को मिलता है। एक क्वेश्चन बहुत रैंडम क्वेश्चन आता है कि विश्व में किसको चीनी का कटोरा कहा जाता है, तो क्यूबा को चीनी के कटोरे के नाम से जाना जाता है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और ये परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जाता है कि चीनी का कटोरा किसको कहते हैं, तो चीनी का कटोरा जो है वो क्यूबा को कहा जाता है।
बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। द नेशनल सिंबल ऑफ नीदरलैंड। नीदरलैंड का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो राष्ट्रीय प्रतीक यहाँ का देखो ट्यूलिप भी है। और अब जो है यहाँ का राष्ट्रीय प्रतीक का अगर मैं कहूँ नेशनल सिंबल, अगर नेशनल फ्लावर की बात करें तो ये ट्यूलिप है, लेकिन ये चेंज होकर इनका जो राष्ट्रीय फूल हो चुका है वो डेजी। डेजी मतलब डाइस। तो ट्यूलिप का नाम भी न्यूजीलैंड के साथ काफ़ी समय से जुड़ा हुआ है, 16वीं शताब्दी से विशेष रूप से ट्यूलिप जुड़ा हुआ है। तो गुलाब, कमल और सूरजमुखी ये तो इनके साथ जुड़े नहीं थे, तो ट्यूलिप था। तो ट्यूलिप और डेजी, अब यहाँ का जो है डेजी इन्होंने जो है बोर्ड के माध्यम से इसको चुना है। तो नया जो इन्होंने नीदरलैंड ने अपना राष्ट्रीय फूल चुना है वो डेजी है, जिसका नाम डाइस के नाम से भी आप इसको ये जानते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। अच्छा, ये भी आपको क्लियर हो गया। नीदरलैंड की राजधानी की बात करें तो एम्स्टर्डम। तो याद रखना है एम्स्टर्डम। तो एम्स्टर्डम में जो है वो राजधानी है कहाँ की? न्यूजीलैंड की। ये बात आपको याद रखनी है। और न्यूजीलैंड में एक शहर है द हेग न्यूजीलैंड। यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट फॉर जस्टिस है, जहाँ पर टोटल जजेस आपको पता होते हैं कि 15 होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल कोर्ट फॉर जस्टिस कहाँ पर है? नीदरलैंड पे है। और यहाँ के जो अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री 2024 में अभी जुलाई में बने हैं, इनका नाम है डिक स्कोप। तो डिक स्कोप के बारे में भी आपको जरूर याद रखना है। डिक स्कोप वर्तमान में प्रधानमंत्री बने हैं न्यूजीलैंड के। अगला क्वेश्चन कि कौन सा जल डमरू मध्य भारत को श्रीलंका से पृथक करता है? तो भारत को श्रीलंका से पृथक करता है पाक जल डमरू मध्य। याद रखना है ये बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी के बीच में स्थित है। और ये जो है वो भारत को श्रीलंका से भी अलग करता है, ये भी आपको याद रखना है। आजकल हम अपनी क्लासेज में भी आज यही पढ़ रहे थे जल संधियों के बारे में। तो बंगाल की खाड़ी और आपका मन्नार की खाड़ी के बीच में कौन है? तो यहाँ पर है आपका पाक जल डमरू मध्य, पाक जल संधि, पाक स्ट्रेट है। और अगर बात करें इसके अलावा मलक्का आपको पता होना चाहिए। मलक्का क्या है? तो अगर मलक्का की बात करें तो मलक्का अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को आपस में जोड़ती है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। उसी प्रकार मलक्का आपको पता चल गया कि ये क्या कर रही है? सर मलक्का जो है वो अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ रही है। लेकिन अगर आपको सुंडा जलसंधि के बारे में जानना है तो ये सुमात्रा द्वीप और जावा द्वीप के बीच है। कहाँ है? सुमात्रा द्वीप और जावा द्वीप के बीच है आपका सुंडा जलसंधि। और ये जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ती है। तो याद रखना सुमात्रा द्वीप और जावा द्वीप के बीच है आपकी सुंडा जल संधि। आपको यहाँ पे ये नहीं सोचना है कि हमको चीज़ें क्लियर हो रही है या नहीं हो रही है, आपको बस चीज़ों को सुनते जाना है। तो सुंडा जल संधि, सुंडा स्ट्रेट आपकी सुमात्रा द्वीप और जावा द्वीप के बीच है। और दूसरा आपको याद रखना ये हिंद महासागर को किससे? जावा सागर से भी जोड़ती है। अगला क्वेश्चन है कि दमन और गोवा के बीच पश्चिमी तट कहलाता है। देखिए ये दक्षिण भारत है यहाँ पे, तो दमन और गोवा के बीच ये वाला जो तट है ना यहाँ पे, वो कौन सा तट कहलाता है? तो वो कहलाता है कोंकण तट। तो कोंकण तट आपका इस एरिया में है, मतलब आपका कहाँ तक? तो कर्नाटक का जो एरिया है वहाँ आपका कोंकण तट है, मतलब जहाँ तक कर्नाटक है। और कर्नाटक से आगे केरल तक कौन सा तट है? तो कर्नाटक से केरल आगे जो आपका तट आता है वो आपका मालाबार। कौन सा तट है? मालाबार तट। और आपका फिर आता है जो आपका तमिलनाडु वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा आपका उड़ीसा आंध्र प्रदेश तक, यहाँ पे आता है कोरोमंडल तट। तो 3 तट आपको याद रखने, कोंकण तट, मालाबार तट, कोरोमंडल तट। जो कि आपका कोंकण तट है वो आपका मुंबई महाराष्ट्र होते हुए गुजरात से शुरू होके कर्नाटक तक है। दमन गोवा इसी के अंतर्गत आता है सारा। और जो आपका मालाबार तट है वो आपका कर्नाटक केरल में आता है। और अगर बात की जाए आपकी कोरोमंडल तट की, तो ये तमिलनाडु आंध्र प्रदेश इनको कवर करता है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको याद रखने। मैं विद मैप लाना चाहता था लेकिन शायद मैप में नहीं ला पाया। बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, आपने सुना तो नहीं होगा पहले, लेकिन आज सुन रहे हो कि ऑडिशन किसकी सहायक नंदी है। सर पहली बार, सच में पहली बार सुन रहे हैं। आपके मन में एक बात होगी, तो ये ऑडिशन नहीं है, ये ऑरिसन है। ये क्या है? ये इसने गलत दे दिया एग्जामिनर ने। ये ऑडिशन कोई नदी नहीं है, ये ओरिसन है। तो इनसे भी कभी कभार गलती हो जाती है। तो आप ये ना सोचिए, आप बस हड़बड़ाइए नहीं, ऑप्शन में भी नहीं, अब क्या करे तुक्का मार दे। ओडिशन को गलती से ऑरिसन को ऑडिशन लिख दिया था, ये ऑरिसन ऊपर दिया हुआ है इंग्लिश में। तो ऑरिसन नर्मदा की एक सहायक नदी है जो कि गुजरात के नर्मदा और वडोदरा जिलों में बहती है। और ये गुजरात में ही जो वडोदरा ज़िले में ही जो है इस समय एक चांदोद गांव है, वहाँ पर मिल जाती है, नर्मदा में विलय हो जाती है। तो ये आपको याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा नर्मदा की बात करते हैं, बड़ा डिटेल से बात करते हैं कहाँ से निकलती है।
तो नर्मदा नदी जो है वो अमरकंटक की पहाड़ी की पश्चिमी ढाल से जो है मध्य प्रदेश से निकलती है, मिकाल पर्वत श्रृंखला, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बहुत बार इसको नर्मदा नदी के नाम से भी जाना गया है कि नर्मदा नदी की बात करें तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट भारत की नदी है, परीक्षाओं में बार बार आपसे पूछी जाएगी। लंबाई इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई कई किताबों में 1312 है, कई किताबों में 1310 है, तो दोनों याद करके जाना है। 12 करो 10 करो 2 किलोमीटर आपका चलने वाला है। लेकिन आपको ये याद रखना है कि जो ये कहाँ कहाँ बहती है, तो नर्मदा मध्य प्रदेश से लेकर आपके महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र से आपके गुजरात, और गुजरात के बाद गिरती कहाँ पर, खंबात की खाड़ी में। यह नदी जो है वो जो नर्मदा नदी है, उड़ीसा नर्मदा की सहायक है, और हम भी बात कर रहे हैं किसकी, नर्मदा की। अच्छा, सहायक नदियों की सर पहले बात कर लो कि नर्मदा की कौन कौन सी सहायक नदी है। तो नर्मदा की बात करें तो नर्मदा की सहायक नदी आपकी तवा नदी, तवा नदी नर्मदा की सहायक है। शक्कर नदी नर्मदा की सहायक है। दूधी है, हिरन नदी है, बरना नदी है। इसके अलावा कोलार हो गया, मान हो गया, उरी हो गया, और ओरसांग ओरसांग हो गया। अच्छा, सबसे बड़ी अगर मैं बात करूं तो तवा नदी, तवा नदी जो है वो नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी है आपकी तवा नदी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी परीक्षाओं में पूछी जाती है। तवा नदी सबसे बड़ी सहायक है आपकी किसकी, नर्मदा की। तो तवा हो गया, शक्कर हो गया, दूधी हो गया। देखो शक्कर खाई तवे के ऊपर, दूधी, ये ट्रिक बनाना है, किसने कहा, हिरन, बरना, कोलार, मान, उरी और सांग। तो सारी की सारी किसकी सहायक है, नर्मदा की सहायक नदियाँ, मतलब कि नर्मदा की सहायक भी है। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मध्य प्रदेश का जो जबलपुर शहर है वो कहाँ पर है। तो मध्य प्रदेश का जो जबलपुर शहर है वो नर्मदा नदी के किनारे है। धुआंधार जलप्रपात भी आपके नर्मदा नदी पर है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, परीक्षाओं में काम आने वाली बात है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि जो आपकी नर्मदा नदी है वो क्या एस्चुरी का निर्माण करती है। जी हाँ, ज्वार नदी मुख। ये हम टॉपिक वाइज जब आपको पढ़ाएंगे ना यूट्यूब पे, तो वहाँ और डिटेल से आपको बताने वाले हैं। अच्छा, ये भ्रंश घाटी से बहती है नर्मदा और ताप्ती। तो नर्मदा और ताप्ती दोनों की दोनों नदियाँ भ्रंश घाटी से बहती है। लेकिन आपको ये एक चीज़ याद रखनी है कि जो नर्मदा नदी है वो तो मध्य प्रदेश से आ रही थी, मिकाल पर्वत श्रृंखला से। लेकिन आपकी जो ताप्ती नदी है वो मध्य प्रदेश ज़िले के, ये भी मध्य प्रदेश से आती है, बैतूल ज़िले के मोलताई से आती है। तो याद रखना है, इस नदी का जो भाव क्षेत्र है ये महाराष्ट्र में जाती है, ये आपके गुजरात में जाती है और खंबात की खाड़ी में जाती है। लेकिन आपका जो यहाँ पे जो आपकी नर्मदा नदी है इसका एक एरिया ऊपर बढ़ता है, जो बढ़ता है आपका कौन सा, मध्य प्रदेश, जहाँ से ये आती है। देखिए ये भी भ्रंश घाटी से, तो रिफ्ट वैली से होकर बहती है दोनों नदियाँ, नर्मदा भी और ताप्ती भी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कल के लिए कि रिफ्ट वैली से बहने वाली नदियाँ, एक ताप्ती है, दूसरी कौन सी है, नर्मदा। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि गुजरात का सूरत शहर किस नदी के पास है। तो गुजरात का सूरत शहर आपका ताप्ती नदी के पास है, इस बात को आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में भाग 4 संबंधित है। भाग 4 की बात करें तो भाग 4 जो है वो आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से है, राज्य की नीति निर्देशक तत्वों से है। आप ये ना सोचिए कि क्लास में भी ऐसे क्वेश्चन करवाए जाएंगे, वहाँ पे बहुत डिटेल से आपको करवाया जाएगा। डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बारे में जो बात की गई है वो अनुच्छेद नंबर 36 से 51 के बीच की गई है, और ये नागरिकों के, भारत के नागरिकों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए इनको बनाया गया है। और डीपीएसपी के बारे में बात करूं तो डीपीएसपी के बारे में भारत का आर्टिकल नंबर 36 से 51 तक बात की जाती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, ये भी परीक्षाओं में पूछी जाती है। इसी के अंतर्गत आपका ग्राम पंचायत आता है जो कि अनुच्छेद नंबर 40 में आता है। अनुच्छेद नंबर 40 में आपका ग्राम पंचायतों का गठन आता है। अनुच्छेद नंबर 39 में जो आता है वो सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन दिए जाएंगे, ये अनुच्छेद नंबर 39 में आता है। और मेल और फीमेल दोनों के लिए 39 का जो ए है इसमें बोला गया कि मेल और फीमेल दोनों के लिए समान वेतन की जो है वो 39 के ए में बात की गई है। अच्छा, आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि डीपीएसपी में ही आता है आपका आर्टिकल नंबर 44 में आता है आपका समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता बोले तो यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ से भी क्वेश्चन परीक्षाओं में बनते हैं। तो आर्टिकल नंबर 44 आपको याद रखना है। 45 में क्या दिया, ये भी डीपीएसपी के अंतर्गत आता है। तो इसमें 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं वो निःशुल्क शिक्षा जो है वो राज्य उनको प्राप्त करवाएगा, ये यहाँ पर बात बोली गई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कृषि और पशुपालन, तो कृषि और पशुपालन के बारे में डीपीएसपी ने बताया अनुच्छेद नंबर 48 में, और 48 के जो ए में बताया है वो बताया पर्यावरण का संरक्षण। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जितना ज़्यादा इनको याद रखोगे उतना ज़्यादा याद रहने वाले। थोड़ा मोटा मोटा जान लेते हैं। मौलिक अधिकार 12 से 35,
भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। नागरिकता सिटीजनशिप अनुच्छेद नंबर 5 से 11। और अगला है हमारा संघ यूनियन एग्जीक्यूटिव, संघ कार्यपालिका। तो संघ कार्यपालिका आता है भाग नंबर 5 और ये आता है भाग नंबर 3। नागरिकता आती है भाग नंबर 2 और आपका जो राज्य के नीति निर्देशक भाग नंबर 4। एक भाग नंबर 4 का ए भी है। तो भाग नंबर 4 का किस में आता है? तो वो आता है 42वां संविधान संशोधन 1976। इस बात को आपने याद रखना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षाओं में काम आने वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि भारत में राष्ट्रपति चयनित होता है। तो भारत का जो राष्ट्रपति चयनित होता है वो उसकी जो इलेक्शन का जो मैनर होता है वो होता है आपका एकल हस्ताक्षरीय मत के द्वारा, या इसको बोलते हैं एकल संक्रमण मत पद्धति, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। तो ये आर्टिकल नंबर किस आर्टिकल में दिया है इसके बारे में? तो अनुच्छेद नंबर 55। वैसे राष्ट्रपति के बारे में, भारत के राष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद नंबर 52 से अनुच्छेद नंबर 61 के बारे में दिया गया है। भारत का राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है, इस बात को आपने याद रखना है। अगर भारत के राष्ट्रपति की बात करूँ तो इसको संघ की कार्यपालिका की जो शक्ति की बात की गई है वो अनुच्छेद नंबर 53 में भारत के राष्ट्रपति के बारे में की गई कि जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो जो संघ की कार्यपालिका होती है उसका खाली औपचारिक अध्यक्ष होता है। ऑफिशियली जो है वो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन का होता है, मतलब कार्यपालिका आपको याद रखना है कि कार्यपालिका होती क्या है। अच्छा, अनुच्छेद नंबर 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करता है। वोट कौन कौन छोड़ता है? लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का अध्यक्ष और साथ में केंद्र शासित प्रदेशों और आपकी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव के लिए वोट छोड़ते हैं। तो अनुच्छेद नंबर 54 बात करता है राष्ट्रपति के चुनाव की। लोकसभा के सदस्य वोट छोड़ेंगे प्लस राज्यसभा के सदस्य। राज्यसभा के वो 12 सदस्य, देखो राज्यसभा के लिए 12 सदस्य राष्ट्रपति चुनता है, ये सदस्य राज्यसभा के राष्ट्रपति के चुनाव में कभी भी वोट नहीं डालेंगे। अच्छा, अगर बात करें विधानसभा, तो विधानसभा उन केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा जहाँ विधानसभाएं हैं और राज्यों की विधानसभा, ये भी राष्ट्रपति के चुनाव में तो चुने हुए जो प्रतिनिधि होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट छोड़ते हैं। चुनाव भी दो प्रकार का होता है, एक प्रत्यक्ष चुनाव होता है, एक अप्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष चुनाव होता है जिसमें जनता भाग लेती है, जैसे कि आप एमएलए का चुनाव होता है, एमपी का होता है। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में आपने कभी देखा है कि हम लोग वोट छोड़ने जा रहे हैं? नहीं जाते। राष्ट्रपति के चुनाव में हमारे द्वारा चुने गए, उसमें जनता भाग नहीं लेती, हमारे द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि है वो भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। अब आप बोलेंगे कि सर ये एकल हस्ताक्षरीय मत पद्धति क्या होती है? तो ये पद्धति होती है सिंगल ट्रांसफरेबल जो वोटिंग सिस्टम होता है ना, उसमें आपको पसंद के हिसाब से, जैसे ए बी सी 3 लोग खड़े, ऑप्शन ए में ये व्यक्ति है, मेरा बी पसंद ये है, तो आप यहाँ पे पसंद के हिसाब से वोट छोड़ सकते हैं। अच्छा, राष्ट्रपति का कार्यकाल, और एक बार ही राष्ट्रपति का जो इलेक्शन है वो बराबर हुआ था पहली में। तो द्वितीय चक्र की मतगणना किसके समय हुई थी? तो वो हुई थी वीवी गिरी। किसके समय हुई थी? वीवी गिरी। अगला क्वेश्चन है लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष, तो ये मीरा कुमार लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष थी। और अगर बात करें पहले जो लोकसभा के अध्यक्ष थे वो थे जीवी मावलंकर, जिसको आप गणेश वासुदेव मावलंकर कहते हैं। और लोकसभा के बारे में आर्टिकल नंबर 93 लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात करता है। और वर्तमान में ओम बिरला लोकसभा के अध्यक्ष है, इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछता है कि लोकसभा के ऐसे अध्यक्ष जो भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, तो उनका नाम है नीलम संजीव रेड्डी। अगला क्वेश्चन है कि लेब्राहन आयोग संबंधित है, तो एक चारा घोटाला हुआ था, चारा घोटाला नहीं, एक बाबरी मस्जिद विध्वंस से संबंधित है आपका लेब्राहन आयोग। तो ये आपको याद रखना है। लेकिन लेब्राहन आयोग क्या है? तो लेब्राहन आयोग है वही जो कि चारे घोटाले से संबंधित है। लेब्राहन आयोग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और लेब्राहन आयोग की जो स्थापना हुई थी वो याद रखना है दिसंबर 1992 के आसपास हुई थी, और इसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति मनमोहन सिंह लेब्राहन ने की थी, इस बात को आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली कब लागू हुई? तो भारत में दशमलव जो मुद्रा प्रणाली लागू हुई थी, देखो मैं वीडियो बड़ी बड़ी ज़रूर बना रहा हूँ लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाली है। तो ये 1957 में जो है वो लागू हुई थी, और याद रखना है 1 अप्रैल 1957 से ये प्रणाली लागू होती है। और देखो पहले होता था आना होता था, पाई होती थी, इस प्रणाली का पहले उपयोग किया जाता था। लेकिन अब इसके बाद जब ये लागू हुई थी 1 अप्रैल 1957 को, तो इसके बाद अब जो है वो क्या हुआ, तो 1 रुपये को अब 100 पैसे कहा जाने लगा। मतलब कि अब पैसों पे अट्ठानी चौवानी इसकी बात होने लगी थी। तो दशमलव प्रणाली जो आई थी वो कब आई थी? 1957 में। तो कमीशन में दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले।
आज के कुछ आखिरी क्वेश्चन कि आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है। तो आरबीआई का मुख्यालय सब लोग जानते हैं कि मुंबई में है। इसकी जो वर्तमान में अगर मैं बात करूँ गवर्नर की, तो संजय मल्होत्रा आरबीआई के वर्तमान में नए गवर्नर बने हैं। इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और अगर बात की जाए आपकी आरबीआई की स्थापना बहुत बार बता चुका हूँ, 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 के आसपास आरबीआई का यहाँ पर नेशनलाइजेशन भी हुआ था। इस बात को आपने याद रखना है। लास्ट क्वेश्चन आज का कि केलकर कार्य दल की अनुशंसाएं संबंधित है। देखिए जो केलकर जो टास्क फोर्स है वो किससे संबंधित थी, तो ये संबंधित थी आपकी टैक्स से। तो आज के लिए इतना ही, और ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा एक बार हर हर महादेव। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द। हर हर महादेव टू ऑल। जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश।